मुझे मालूम था मैं बीटेक कर ली, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं अगर इंजीनियरिंग की जॉब करता तो शायद खराब इंजीनियर बनता, शायद उससे देश को नुकसान हो सकता था, किसी और को नुकसान हो सकता था। बच्चे क्या कर रहे हैं, संसाधनों को इकट्ठा कर रहे हैं, रिसोर्सेज को इकट्ठा करने की, यहाँ से भी पढ़ लिया, वहाँ से भी पढ़ लिया, 2 दिन वहाँ से क्लास देख ली, 2 दिन किसी टीचर की क्लास देख ली। इससे मुझे लगता है कि बच्चा ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न फेस करता है और उसके बाद उसकी तैयारी में सिर्फ समय गुजर रहा होता है और मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत अच्छा चीज़ उससे वो गेन कर पाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने करीब 6-7 एग्ज़ाम निकाले थे, बट मैं कई बार इंटरव्यू में नहीं मैं सिलेक्ट हुआ। मैंने तो बेसिकली जो तैयारी एक्चुअल में की थी वो एसएससी की थी, तो जो सबसे पहले मेरे पास अपॉर्चुनिटी है मैं उस अपॉर्चुनिटी में चला गया और आज मैं बैंक में हूँ। तो आपको क्या लगता है जब बच्चे एज अ पीओ की तरह सेलेक्ट होते हैं तो किस पोस्ट पर सबसे पहली रैंक जो है उनको मिलती है, या फिर पीओ खुद में एक ऐसी पोस्ट है? तो एक बार थोड़ा सा ये बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर में उसको क्या काम करना रहता है, तो ये बेसिकली बैंक्स पे डिसाइड करता है कि बैंक उसको कहाँ पोस्ट करता है। पीओ और ऑफिसर एक ही बात है, एक ही ग्रेड है। बैंकिंग में जो प्रमोशंस का स्टेटस है वो बहुत अच्छा है, पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं, सैलरी भी मैं कहूँगा कि ठीक ठाक है। तो मेरा होता था पहले मैं सो जाता था, मैं अपनी 2-3 घंटे की पावर नैप लेकर के प्रॉपर फ्रेश उठ करके फिर मैं अब 2 से 5 बजे तक पढ़ सकता हूँ, 6 बजे तक पढ़ सकता हूँ। तो मेरे लिए वो चीज़ वर्क करती थी। तो हर स्टूडेंट के लिए एक नई चीज़ वर्क कर सकती है और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाय बना करके बैठते होंगे, कॉफ़ी लेकर के बैठते होंगे, वो खाली कॉफ़ी पीते होंगे, सो जाते होंगे। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, असल में गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। साथियों, आज आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऐसे पॉडकास्ट में जहां पर हम सभी उन सभी बच्चों के लिए डिस्कस करेंगे जो भी ऐसे बैंकिंग या फिर किसी भी इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आदित्य सर, जिनके पास अप्रॉक्स 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है एज अ बैंकर के रूप में। तो आदित्य सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज नमस्कार जी। नमस्कार सर। और आज सर आपके सामने अपने अनुभव को साझा करेंगे। ऐसी तैयारी के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करने को मिलती हैं। आज हम उन सभी दिक्कतों को, आपके जो सवाल हैं उन सवाल को सर के सामने रखेंगे और जवाब जानना चाहेंगे। थोड़ा सा आप अपने बारे में, बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरा नाम आदित्य कुमार जैन है। मैं एक पीएसयू बैंक में इस समय कार्यरत हूँ। मुझे जॉब करते हुए लगभग 10 से 12 साल होने को आ रहे हैं। मैं इस समय अपनी बैंक में क्रेडिट इंचार्ज की भूमिका में हूँ, जहाँ मैं सभी को हर तरह के लोन, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो एमएसएमई हो, उसके लिए मैं लोगों को गाइडेंस देता हूँ, लोगों के लोन प्रोसेसिंग करने में उनकी हेल्प करता हूँ। तो ये तो रहा मेरा बैकग्राउंड। वैसे मैं बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरे सभी एल्डर्स मोस्टली बिजनेस में हैं। मैं ही एक अपनी जनरेशन में जो है जॉब में आया हूँ। अच्छा, तो बेसिकली मतलब कहें तो आप एक क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट पे हैं। यस सर। अच्छा, तो सर एक बार सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जैसे बच्चे जो है ना, वो ज़्यादातर बच्चों का टारगेट होता है पीओ को टारगेट करना। यस। एसबीआई पीओ हो, चाहे फिर आईबीपीएस पीओ हो, Yes. या फिर किसी और बैंक के पीओ की तैयारी करने की बात करें, तो आपको क्या लगता है जब बच्चे एज अ पीओ की तरह सेलेक्ट होते हैं तो किस पोस्ट पर सबसे पहली रैंक जो है उनको मिलती है, या फिर पीओ खुद में एक ऐसी पोस्ट है? तो एक बार थोड़ा सा ये बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। देखिए, पीओ अपने आप में जैसे कि वर्ड बताता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोबेशन यानी कि जो 1 साल का उसका जो प्रोबेशनरी पीरियड रहता है, इसलिए उसको प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं। जब प्रोबेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसको हम डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर या ऑफिसर बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। रही बात इसकी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर में उसको क्या काम करना रहता है, तो ये बेसिकली बैंक्स पे डिसाइड करता है कि बैंक उसको कहाँ पोस्ट करता है, उसको किस तरह की ब्रांच देता है, उसको रूरल देता है, अर्बन देता है या मेट्रो ब्रांचेज में रखता है। साथ ही अलग अलग बैंक में इतने सारे काम हैं, उस काम में बैंक उसको कहाँ पे यूज़ करना चाहता है, ये बैंक की पूरी तरह से अपनी चॉइस होती है। बिल्कुल। इसमें किसी भी सिलेक्टेड पर्सन की कोई चॉइस नहीं होती। हाँ, वो एक अपना रेफरेंस दे सकता है कि सर मेरे यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, तो मे बी और मे बी नॉट बैंक उसको कंसिडर करते हैं, है ना। तो वो ऑपरेशंस में भी काम कर सकता है, वो क्रेडिट में भी काम कर सकता है, वो अलग अलग बैक ऑफिस में भी काम कर सकता है। तो बेसिकली पीओ और ऑफिसर एक ही बात है, एक ही ग्रेड है। बस जब तक आप प्रोबेशन में हो 1 साल के, या जिस बैंक का जितना भी प्रोबेशन पीरियड होता हो, तब तक आप प्रोबेशनरी ऑफिसर कहलाते हैं और उसके बाद आप जो है असिस्टेंट मैनेजर कहलाते हैं। अच्छा, तो जैसे मैं सर बेसिकली क्या होता है ना, जब बच्चे पीओ की तैयारी करते हैं जी, उसमें सबसे बड़ा वो फेस जो उनको उनके सामने आता है कि अदर एग्जाम्स के साथ साथ उनको लेके चलते हैं जी। तो बेसिकली जैसे मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि आपके समय भी ऐसा इशू आया था कि डायरेक्टली आप बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए स्पेशली तैयारी किए, या फिर उसमें ऐसा भी आपको लगा कि यार नहीं, इस एग्जाम की भी साथ साथ तैयारी करते हैं, या फिर साथ में कर रहे थे तैयारी तो आपने सोचा कि यार बैंकिंग का भी फॉर्म आ रहा है उसको भी भर देते हैं?
और उसकी तैयारी करते हैं? देखिए, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तब ऐसा कुछ भी नहीं था, या बिल्कुल अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग तैयारी, जैसा कोई सिस्टम नहीं था। हम एक जनरल प्रिपरेशन कर रहे होते थे जिसमें कि हमको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस करनी होती थी। तो मैंने तो बेसिकली जो तैयारी एक्चुअल में की थी वो एसएससी की थी। अच्छा। बट उस पीरियड में कई बार एसएससी का एग्जाम रुका, कभी कैंसिल हुआ, तो जो सबसे पहले मेरे पास अपॉर्चुनिटी है मैं उस अपॉर्चुनिटी में चला गया और आज मैं बैंक में हूँ। बच्चा ना सबसे पहले यही सोच लेता है अगर नहीं निकला तो क्या होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे ना रिजल्ट को पहले सोचते हैं। मैं जहाँ तक कि सोचता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि बच्चे अगर अपने हर एक दिन के प्रिपरेशन पर ध्यान दें कि हर एक अपने प्रेजेंट में, मतलब फाइनली रहे कि पास्ट में क्या हुआ, उसमें हम फेल हो गए थे, हमारे 10th में मार्क्स अच्छे नहीं आए, 12th में अच्छे नहीं थे हमारे, हम ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारा अच्छा नहीं रहा, तो बच्चों का अंदर ये डर बैठा रहता है कि यार अगर हमारे इसमें अच्छी नहीं तो क्या होगा, मतलब मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये बेसिकली मुझे जहां तक लगता है हर एक बच्चा फेस करता है इस प्रॉब्लम को। मैंने ये बहुत आसानी से और बहुत बार देखा है कि जो बच्चे 10th में, 12th में या अपने स्कूल के एकेडमिक कैरियर में बहुत अच्छा नहीं कर रहे होते, वो आज हमसे बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो ये कभी भी हमको नहीं सोचना चाहिए कि अब अगर हम किसी क्लास में नहीं अच्छे नंबर ला पाए या हम किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं ला पाए तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपके लिए कहाँ पे कब वेट कर रही है आपको पता भी नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत सारी बार हम ऐसी सक्सेस देखते हैं कि वो बंदा कभी ऐसी सक्सेस करना सोच नहीं सकता था, उसने कभी ड्रीम भी नहीं किया, वो आज उस सक्सेस पे है। बिल्कुल। डेस्टिनी जहाँ पर, डेस्टिनी कहाँ आपको ले जाएगी, कहाँ आपको छोड़ेगी, कुछ पता नहीं है। तो हमको कभी भी इस चीज को सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि हमने किसी एग्जाम में अच्छा नहीं किया या किसी एग्जाम में हम फेल हो गए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सक्सेस और फेलियर में सिर्फ एक दिन का फर्क है। वो एक अच्छा दिन कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। आप कल तक फेल है, आप आज सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आपका एक एग्जाम पास हो जाता है। जो इस नौकरी की तलाश में आप 2 साल, 3 साल, 4 साल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सारे एग्जाम्स फेल हो रहे हैं या इंटरव्यू फेल हो रहे हैं, उस इंटरव्यू, उस एग्जाम का रिजल्ट एक दिन अच्छा आता है और आपके लिए सब चीज सॉर्टेड है, सब कुछ उस दिन, वो दिन बदल जाता है। वो दिन बदल जाता है, आपकी सक्सेस और फेलियर में कोई डिफरेंस बिल्कुल जमीन और आसमान का हो जाता है, जबकि आप में एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं आया। आपने सेम टाइम पे 2 एग्जाम दिए थे जिसमें से एक में आप फेल हुए जिसका रिजल्ट कल आया था, एक में आज आप पास हो गए, तो अल्टीमेटली आप में तो कोई चीज चेंज नहीं हुई। लेकिन रिजल्ट पे हमको इतना फोकस इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही। ग्रोथ होती रहेगी तो रिजल्ट तो किसी ना किसी दिन अच्छा आ ही जाना है, और हमको केवल एक अच्छा दिन चाहिए। एक साल में 365 दिन होते हैं, हम 2-3 साल की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 1000 दिन होते हैं। बिल्कुल। तो 1000 में से एक अच्छा दिन तो आ ही जाएगा। वो कहते हैं ना कि कोशिश करते रहिए, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो मैं मानता हूं कि बच्चों को बस एक अपने, कोई भी एस्पिरेंट, चाहे अभी हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें, बट मैं जहां तक कि सोचता हूं किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जरूरत बस एक चीज की है कि आप कंसिस्टेंट बने रहें। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि आज आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर आप आराम से कल परसों कहीं घूमने चले गए, फिर आप आराम से सो रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा चीज कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, इसमें भी एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए अपने ऊपर इतना सारा बर्डन डाल लेते हैं कि जैसे किसी ने अपना टारगेट फिक्स किया कि मुझको सब 5 घंटे एक दिन में पढ़ना है। अब वो 2 दिन किसी भी वजह से, किसी भी उसके साथ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके साथ कोई वजह हो सकती है, उसके साथ कोई काम आ सकता है, वो 2 दिन 5 घंटे वो नहीं पढ़ पा रहा होता, तो उस 5 घंटे का बर्डन वो अपने दिमाग पे इतना लेकर के चलता है कि अगले 2 दिन में नहीं पढ़ पाता। तो देयर विल बी टाइम्स कि जब आप अपने कंसिस्टेंसी से भटकोगे, देयर विल बी टाइम्स जब आप उतने टाइम अपने एलोकेटेड चीजों को नहीं दे पाओगे। लेकिन उसके लिए इतना नहीं हमको स्ट्रेस लेना, उसके लिए हमको इतना नहीं सोचना, क्योंकि आप स्ट्रेस जब लेते हो तो चीजें खराब होती हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बच्चों को फेस करने को मिलती है, जो मैं आपसे इस पर भी सवाल पूछना चाहूँगा कि इस समय जैसे बच्चों के पास बहुत रिसोर्सेस हैं, यूट्यूब है, अलग अलग एप्लीकेशंस है, अलग अलग इंस्टीट्यूट है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे अलग अलग एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आपके टाइम पर क्या फेज रहा और आपने फिर किस रिसोर्सेज को बेहतर माना कि यार इस रिसोर्सेज के थ्रू अगर कोई बच्चा तैयारी करे, या फिर एज अ एस्पिरेंट आप उस टाइम पर तैयारी किया तो आपने किस रिसोर्स को बेहतर मान के सिलेक्ट करके आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया? जो आज रिसोर्सेज हैं वो पहले नहीं हुआ करती थी। हाँ बिल्कुल। या जो आज हमारे पास मीन्स हैं उन रिसोर्सेज को फंड करने के लिए, वो पहले नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल सही। हाँ, मैं एक्चुअल में एक बीटेक स्टूडेंट हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। तो मेरा जो तरीका था अपने चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं क्या करता था कि मैं मोस्टली फोकस करता था इंग्लिश पे, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप चारों सब्जेक्ट ले लो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस,
तो सबसे ज्यादा मार्क्स का जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो इंग्लिश है। एक बच्चा जो मैथ्स में होशियार है और जो एवरेज है, उनके मार्क्स में जो डिफरेंस आएगा वो 2, 4, 5 नंबर से ज्यादा का नहीं होगा। बिल्कुल सही, हाँ। जबकि इंग्लिश में एक बच्चा होशियार और एक कमजोर है तो उनके मार्क्स में डिफरेंस 20 से 25 नंबर का भी हो सकता है। बिल्कुल। तो जो मार्क्स का जो डिफरेंस है, जो रैंक का और सिलेक्शन का डिफरेंस है, वो जो क्रिएट करता है वो है इंग्लिश। तो मैंने अपना सबसे ज्यादा फोकस इंग्लिश पे किया था। इंग्लिश के लिए मैं क्या करता था, मेरे पास क्योंकि कीपैड वाला फोन था, तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता था, मैं क्योंकि ऑलरेडी ट्यूशंस पढ़ाता था, तो नाइट के टाइम में मैं वर्ड्स को बोल करके स्पेलिंग के साथ, जैसे मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट, तो मैं बोलूंगा COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। मैं उसका प्रोनाउंसिएशन भी करूंगा, मैं उसकी स्पेलिंग भी बोलूंगा, उसका मीनिंग भी बोलूंगा। जब मुझको मीनिंग पता होगा तो उसको मुझे एंटोनिम भी पता होगा और उसका सिनोनिम भी मुझे पता होगा। तो जब इंग्लिश हम प्रिपेयर करें तो मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, मेरा एंटोनिम हो गया, मेरा सिनोनिम हो गया, इनफैक्ट मेरा एरर फाइंडिंग भी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेलिंग बोली हुई है। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं और हर एक बच्चे का एक अपना मजबूत सब्जेक्ट होता है, एक मजबूत, एक कमजोर सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल। आपके समय में आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट कौन सा रहा, सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट जिसको आपको लग रहा था कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, और अगर वो चैलेंजिंग था तो फिर उस चैलेंजिंग सब्जेक्ट को आपने कैसे टैकल किया कि इस तरीके से हम पढ़ाई करें? तो एक चैलेंजिंग वाला, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को भी हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चैलेंजिंग और नहीं हो पाएगा में बहुत फर्क है। चैलेंजिंग इसकी टफ है लेकिन मैं कर दूंगा, और अगर हमारे दिमाग में ये आ जाए कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो वो आप नहीं कर पाओगे, इस बात को आप ये मान के चलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चैलेंजिंग होना कोई खराब बात नहीं है, टफ होना कोई खराब बात नहीं है। हर किसी का एक अलग अपना फोर्टे होता है, एक अलग उसकी जो है स्ट्रेंथ्स होती हैं, एक अलग वीकनेसेस होती हैं। तो ये अलग अलग पर्सन को अपने आप एनालाइज करनी चाहिए, क्योंकि हम उस फेज में होते हैं, हम उस स्टेज पे होते हैं जिसपे हमको पता होता है कि हम कहाँ पे अच्छे हैं और हम कहाँ पे खराब हैं। हाँ बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि अगर कोई एग्जाम ऐसा है जहाँ पे आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में स्कोर पे डिपेंडेबिलिटी नहीं है, तो आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। बिल्कुल से, हाँ। क्योंकि अगर आप कहीं वीक हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि आपको स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाने में, किसी जगह आप 40 नंबर ला रहे हो उसको 50 बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप दूसरे किसी को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका दूसरे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। बिल्कुल सही बात कि आपको तो वहां पे बस ये करना है कि अगर आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं आप उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो कि दूसरे सब्जेक्ट में अगर 10-5 नंबर अगर रह गए हैं तो इससे सब्जेक्ट के थ्रू आपका जो है बिल्कुल वो कवर हो जाएगा। अच्छा सर, बच्चों का ना बेसिकली एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि कोई बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में है जी, मतलब रहा है, और कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम से रहा है, कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज से रहा है, तो ऐसा डाउट रहता है कि ऐसा स्पेसिफिक बैंकिंग एग्जाम या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम है, क्या ऐसा लगता है आपको कि कोई स्पेसिफिक इस स्ट्रीम का ही बच्चा इस एग्जाम को तैयारी कर सकता है या फिर सभी बच्चे कर सकते हैं तैयारी? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम का बच्चा है उस किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग IAS PCS बन रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, सभी लोग सभी चीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है जी, जो कि जैसे बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनकी ऑब्वियस सी बात है, सबके साथ होता है, जहाँ तक कि मैं मानता हूँ इस बात को कि तैयारी के दौरान एक बच्चे की लाइफ में उस टाइम पे डाउनफॉल जरूर आता है। कभी कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से उसकी तैयारी में कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आ जाए। बिल्कुल। क्या आपके लाइफ में भी कभी ऐसा कोई डाउनफॉल फेज देखना पड़ा, और अगर देखना हुआ तो फिर आपने उस डाउनफॉल फेज के साथ कैसे अपने आप को मैनेज किया और फिर टैकल करके एक सही से फिर से उस मोटिवेशन के साथ फिर से आप उस तैयारी में लगे, और फिर कैसे आपने? मेरे जो फ्रेंड्स का ग्रुप था और उस ग्रुप में सभी लोगों ने एक बैंक क्लर्क का IBPS में उस समय पे एग्जाम भरा 2011 में। तो मुझे पता चला कि भाई लोगों ने एग्जाम भरा है, तो मैंने भी पूछा भाई ये है क्या, कैसे है? तो उन्होंने कहा अरे यार एग्जाम ऐसे ऐसे है। मैंने भी इसी तरीके से वो एग्जाम दिया, तो जब रिजल्ट आया तो मालूम पड़ा कि वो सब लोग फेल हो गए थे और मैं उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ स्कोर कर गया। बहुत बढ़िया। और मुझको उसमें इंटरव्यू देने का मौका मिला, हालांकि वो एग्जाम की वजह से मुझे जॉब नहीं मिली। बट समहाउ उसी पॉइंट पे मुझे कोई मेरा ही क्लास फेलो ने पूछा कि आपने प्रिपरेशन की थी? मैंने कहा भाई नहीं की। तो बोले तो आपने एग्जाम कैसे क्लियर किया? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो मेरे लिए तो ये बहुत ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मैं डेली ट्यूशंस पढ़ाता हूँ। तो बोले तो आप SSC की तैयारी करो। मैंने कहा भाई ये क्या होता है? इन 3rd year of BTech I didn't know about SSC। बहुत बढ़िया। अपने आप जाओ, सर्च करो, नेट कैफे जो भी जहाँ पे तुम्हारे एक्सेसिबल है, आप उस पर जाकर के सर्च करो SSC की जॉब। उसने इतना बताया। तो नेट भी नहीं था उस टाइम। उस समय नेट नहीं था, हमको कैफे जाना पड़ता था। उस समय हमको कैफे जाना पड़ता, 10 से 15 रुपए का घंटा होता था, 30 रुपए का 1 घंटा लगता था। तो हमको बाकायदा इन सारी चीजों को यूज करने के लिए जो आज रेडिली एक्सेसिबल है, हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर, कोई भी
चीज़ का जवाब एक इंस्टेंट में देख सकते हैं, वो तब इतना इजीली हमारे लिए अवेलेबल नहीं था। तो जब वहाँ जा कर के मैंने देखा तो मुझको भी चीज़ें अच्छी लगी, मतलब मैंने कहा यार ये मेरा फोर्टे है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्यूशन्स कर रहा था। तो हाँ, मुझे लगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये बहुत मतलब मुझे करने में मज़ा आ रहा था। अल्टीमेटली करने में आपको जो कोई भी चीज़ मज़ा आ रहा है तो आप उसमें अच्छा करोगे, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल सही। आप किसी चीज़ का बर्डन लेकर के किसी चीज़ को प्रेशर मान के करोगे तो वो चीज़ नहीं होने की। मुझे मालूम था, मैं बीटेक कर ली, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं अगर इंजीनियरिंग की जॉब करता तो शायद खराब इंजीनियर बनता और शायद उससे देश को नुकसान हो सकता था, किसी और को नुकसान हो सकता था। लेकिन अभी फिलहाल में जो मेरा प्रोफेशन है, आई नो कि आई एम डूइंग ग्रेट इन इट, और मैं किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी एंड पे अपने लोगों की, अपने कंट्रीमैन की, अपने कंट्री की, कहीं ना कहीं किसी भी एक छोटी सी भी अगर मैं कर रहा हूँ तो हेल्प तो कर रहा हूँ। ग्रेट। अच्छा सर, एक ना सवाल जो बच्चों को, जो भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे, जो भी बच्चे बैंकिंग या फिर किसी इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बेसिकली अगर हम समझें एसबीआई पीओ या फिर किसी भी पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन का क्या स्टेज रहता है? लाइक मतलब एक बच्चा अगर पीओ में सिलेक्ट हुआ तो किस पोस्ट पे गया, फिर उस पोस्ट के बाद हाईएस्ट पोस्ट वो का मतलब किस पोस्ट पे जा सकता है और कितना समय लग सकता है उस पोस्ट तक पहुंचने में? देखिए, मैं आपको बताऊं, बैंकिंग में जो प्रमोशंस का स्टेटस है वो बहुत अच्छा है। अच्छा। आपके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो। आपके पास अलग अलग सेक्टर्स हैं, आपके पास अलग अलग नॉलेज और प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास मटेरियल है, चीज़ें हैं। प्रमोशन की बात मैं करूँ तो बैंक में हम स्केल 8 तक जाते हैं, जिसको हम चीफ जनरल मैनेजर बोलते हैं। ओके। इसके बाद की जो पोस्ट रहती हैं वो फिर डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, जैसे कि आपका एडी हो गए या सीएमडी हो गए। अच्छा अच्छा। इसमें कितना समय लग जाता है यहाँ इस पोस्ट तक पहुँचने में सर? जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, मैंने देखा है जहाँ पे बहुत सारे लोग 45-46 की एज में भी सीजीएम हो गए हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। तो देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि जहाँ पे आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। आप स्टेज बाय स्टेज आप स्केल 8 तक बहुत आराम से जा सकते हो। देखिए, जैसे जैसे आप टॉप ऑफ द लेडर जाते हो आपकी पोस्ट कम होती है, ये तो बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देखेंगे तो बैंक में फिर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। प्रमोशन की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के देखते हुए। आजकल के बच्चे ना परेशान इस बात पे रहते हैं कि सर ज़्यादा क्या प्रॉब्लमेटिक है हमारे, मतलब ज़्यादा क्या पीवाईक्यू सॉल्व करें सर, मॉक टेस्ट करें, कहाँ से प्रिपेयर करें इन सब चीज़ों को, कौन सी बुक प्रेफर करें, पर्टिकुलर मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों के माइंड में घूमती रहती है और ये चीज़ें उनके प्रिपरेशन के दौरान रहती ही है। तो कैसे इस चीज़ को हम टैकल कर सकते हैं, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कैसे? आप एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स लीजिए, एक अच्छी स्टैंडर्ड कोचिंग आपने जो है ऑलरेडी कर रखी होगी, वहाँ की टेस्ट सीरीज कीजिए। बहुत है, बहुत है, आपको हर जगह भागने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। आप एक चीज को 3 बार कीजिए, जहाँ का गलत जा रहा है उसको आप इम्प्रूव कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग नहीं लिखने वाला है। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला सेम रहने वाला है, क्वेश्चन का आंसर सेम रहने वाला है। बच्चे क्या कर रहे हैं, संसाधनों को इकट्ठा कर रहे हैं, रिसोर्सेज को इकट्ठा करने की, यहाँ से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, 2 दिन वहां से क्लास देख ली, 2 दिन किसी टीचर की क्लास देख ली। इससे मुझे लगता है कि बच्चा ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम, कंफ्यूजन फेस करता है और उसके बाद उसकी तैयारी में सिर्फ समय गुजर रहा होता है और मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत अच्छा चीज उससे वो गेन कर पाएगा। जैसे अभी क्या होता है कि बच्चे 1-2 बार अटेम्प्ट देते हैं और फेल हो जाते हैं। उस टाइम पे फिर उनको लगता है मुझसे ये नहीं हो पाएगा। कभी आपको, आपके फेज में, आपकी तैयारी के दौरान कभी ऐसा लगा है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, बस यहीं स्टॉप करता हूँ? मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने करीब 6-7 एग्जाम निकाले थे। अच्छा। बट मैं कई बार इंटरव्यू में नहीं मैं सिलेक्ट हुआ। अच्छा। जब आप एग्जाम निकाल के नहीं होता है, एग्जाम नहीं होता है ना, तो ज्यादा आपको बुरा लगता है, बजाय के या तो आपका एग्जाम ही ना निकले, बट एग्जाम निकल जाए और फिर इंटरव्यू में आप रह जाओ बड़े लेवल पे जाके, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ। वो ज्यादा फेलियर महसूस होता है, ज्यादा फेलियर लगता है स्टेज तक पहुंचने के बाद। बट आपको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि जैसे मैंने पहले आपको बोला कि सक्सेस और फेलियर में सिर्फ एक दिन का फर्क है, एक अच्छी न्यूज का फर्क है, केवल एक अच्छे दिन का फर्क है, और वो अच्छा दिन कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो आप एग्जाम देते रहिए और कभी भी चिंता नहीं कीजिए कि रिजल्ट क्या होगा। सर एक्चुअली आजकल ना बच्चे तैयारी करते टाइम ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है बच्चों के माइंड में कि अगर हम बैंकिंग में सेलेक्ट होते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उनके पास। तो मैं चाहूँगा एक बार आप उन सभी बच्चों को गाइड करें कि ऐसे कितने चैलेंजेस हैं जो कि बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करने के बाद भी बच्चों को फेस करने पड़ते हैं।
देखिए, आप किसी भी करियर में जाते हैं तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों ही हमेशा आपके पास होती हैं। बिल्कुल। जो बैंक में, पहले अच्छी बात से शुरू करूंगा कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बैंकिंग सर्विस में आने के बाद आपको बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। सैलरी भी मैं कहूँगा कि ठीक ठाक है ना। आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है वो बैंक ऑलमोस्ट आपको सारी प्रोवाइड करता है। फुलफिल कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना, आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल होंगी। इसके अलावा इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ की, वो बहुत ज़्यादा हैं। आप टाइम टू टाइम आप प्रमोशन ले सकते हो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अब बात आती है कि परेशानियाँ क्या क्या आती हैं या चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो चैलेंजेस देखिए, सबसे बड़ा थोड़ा सा इस जॉब में रहता है वो है ट्रांसफरेबिलिटी का। क्योंकि आप सबको पता है बैंकिंग जॉब्स जो है ट्रांसफरेबल जॉब है। तो यू शुड नो इट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि आपको पता होना चाहिए और आपको ये चीज़ एक्सेप्टेबल होनी चाहिए कि भाई हाँ, ट्रांसफर होते हैं तो फिर इसके लिए रोना नहीं है। बिल्कुल। इसके लिए रोना नहीं है कि भाई आपको पता है ना, आप तभी तो इस जॉब में जा रहे हो। जब पता है तो फिर किस बात का रोना। आपके हिसाब से क्या लगता है कि बेहतर क्या है, ज़्यादा अच्छा पब्लिक बैंक्स में जॉब करना या फिर प्राइवेट बैंक्स में जॉब करना? क्योंकि वो तो अलग बात है कि सेलेक्ट होने के बाद आप एक पीएसयू में ही आप पोस्टेड होते हैं, बट फिर भी एक मेजर डिफरेंस आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट बैंक में काम करना ज़्यादा सही है या फिर आपके प्राइवेट? देखिए, वैसे तो ये सब क्वेश्चन बहुत सब्जेक्टिव है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का एक अपना अपना अलग अलग रिस्पॉन्स इसके लिए हो सकता है। किसी को गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छी लगती हो, किसी को प्राइवेट जॉब अच्छी लगती हो। और बैंकिंग का काम देखो दोनों ही लोग कर रहे हैं, कोई फर्क एज सच नहीं है। बट हाँ, बीइंग अ गवर्नमेंट बैंक आपके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं टू केटर योर पब्लिक। एग्जैक्टली, बिल्कुल। है ना, तो आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे काम, वो सारे एग्जाम, वो सारे काम आपको एडिशनल आ जाते हैं। तो वो आपको प्लेजर भी देते हैं और थोड़ा सा पेन भी। प्लेजर इस सेंस में देते हैं कि आपको लगता है कि आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो, बिल्कुल। पेन इसलिए कि हाँ भाई काम बढ़ता है। एक प्रॉपर एडवाइस क्या रहेगा उन बच्चों के लिए जो भी बच्चे इंग्लिश और मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं? मैं दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स को सबसे पहली एडवाइस ये दूंगा कि कभी भी हार्ड बुक से स्टार्ट मत कीजिए। जहाँ पे आपको पता है कि इस बुक के क्वेश्चंस बहुत टफ हैं, वहाँ से कभी भी स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि आप कहीं भी लैंड नहीं करोगे। बिल्कुल से, हाँ। आप सिंपल भी नहीं कर पाओगे, आप हार्ड भी नहीं कर पाओगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। सो आप बेसिक्स अपने स्टार्ट कीजिए, बेसिक्स से लेवल से एक बेस बनाइए और उस बेस के बाद अपनी करियर उसमें ग्रोथ करते जाइए। अपने लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को बढ़ाइए। जब प्रॉब्लम बढ़ेगी तो आपका माइंड का स्टेटस अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ेगा, आपकी सॉल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, अपने आप रास्ते बनते जाते हैं, जब रास्ते बनेंगे करते हैं ना सारी चीजें। कुछ नहीं है, सारी प्रैक्टिस है। और जब आपके पास समय है, आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो समय तो आपको देना ही थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए, ये जो बच्चे जो ये सोचते हैं कि बस आसानी से हो जाए, चीजें निकल जाए, बस मैं समझता हूँ। मुझे लगता है कि बच्चे भी आजकल बहुत होशियार हैं, उनको सब कुछ पता है कि चीजें इतनी आसान नहीं है। एंड ऑब्वियसली चीजें इतनी आसान नहीं है, बिल्कुल। कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत हार्ड है। बट आप जब सिलेक्ट होते हो तो आपको दिखता है कि मैं जिस जगह पे खड़ा था वहां पे कितने स्टूडेंट्स वो एग्जाम देने आए थे। फिर आपको ध्यान आता है, अरे मेरी सिटी में तो इतने सारे सेंटर थे। फिर आपको नहीं, इंडिया में तो इतनी सारी सिटीज हैं। तो जब आप उन सब में से ऊपर आते हो तो आप यू फील कॉन्फिडेंट। हाँ, उस टाइम पे लगता है कि फील गुड, आपने कुछ किया है आपने कुछ। अब सबसे बड़ी चीज प्री हो गया बच्चों का, मेंस हो गया, फाइनल स्टेज बच्चों का रहता है इंटरव्यू। जैसे कि आपने बताया कि मैं आप भी एक इंटरव्यू में कई बार फेस किया है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से क्या एक बेहतर एडवाइस रहेगा उन बच्चों के लिए इंटरव्यू के लिए, जो बच्चे इंटरव्यू लेवल तक पहुंच गए हैं? तो उनके लिए क्या एक बेहतर एडवाइस आपके हिसाब से सही रहेगा बच्चों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना अपीयरेंस, अपना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रखिए। और इंटरव्यूअर को आपसे सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं चाहिए। आप बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि आप 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो। बिल्कुल, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितने क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो वो सही हो, और जो आपको नहीं आता आप बिल्कुल फ्रैंकली और ऊपर बोलो कि सर नहीं आता। कॉन्फिडेंट रहना है, और जो आपको आता है बिल्कुल बताइए, नहीं आता है तो आप मना तो भी कॉन्फिडेंट रहिए। आप उसको बताइए कि सर नहीं आता, आई डोंट नो, आई विल ट्राई टू लर्न इट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उन बच्चों के लिए कि वो ऐसे एक सिंगल लाइन या फिर एक ऐसे सेंटेंस से एडवाइस देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, जिससे वो इन मुश्किलों से दूर हट सकें और अपने प्रिपरेशन को साथ और भी बेहतर कर सकें अपने प्रिपरेशन को। ऐसे बच्चों के लिए ऐसी एक मोटिवेशनल लाइन केवल मैं एक ही बोलूँगा कि कीप ब्रीदिंग, कीप ट्राइंग, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन अ टाइड विल कम एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स राइट प्लेस। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि सर के पास कितना अच्छा खासा अनुभव, अप्रॉक्स 10 से 12 साल का अनुभव रहा है। आपके टाइम पर, प्रिपरेशन के टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल पार्ट क्या रहा, या फिर कोई ऐसा इंसान, कोई व्यक्ति, ऐसी कोई किताब सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल क्या रहा आपके लिए? मैं कहूँगा तो इसमें जो एक मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, विल स्मिथ की,
आई थिंक कि वो सारे स्टूडेंट्स को कम से कम 3 बार देखनी चाहिए। कम से कम 3 बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप उसके सेंटेंसेस के, उसके डायलॉग्स के बहुत सारे मीनिंग नहीं समझ पाओगे। जैसे बच्चों को पढ़ते रहे नींद बहुत आती है, सोचते हैं यार नींद आ रही है तो क्यों ना एक कप चाय हो जाए या कॉफी। आप क्या प्रेफर करते थे? तो मेरा होता था, पहले मैं सो जाता था, मैं अपनी 2-3 घंटे की पावर नैप लेकर के प्रॉपर फ्रेश उठ करके फिर मैं अब 2 से 5 बजे तक पढ़ सकता हूँ, 6 बजे तक पढ़ सकता हूँ। तो मेरे लिए वो चीज़ वर्क करती थी। तो हर स्टूडेंट के लिए एक नई चीज़ वर्क कर सकती है, और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाय बना करके बैठते होंगे, कॉफ़ी लेकर के बैठते होंगे, वो खाली कॉफ़ी पीते होंगे, सो जाते होंगे। तो हाँ, ऐसा भी होता है भाई कि चाय, हाँ, आप चाय कॉफ़ी बनाते हो, पीते रहते हो, बट इट डजंट वर्क। अच्छा, जैसे सर बच्चों का ना एक बहुत बड़ा ये भी प्रॉब्लम रहता है कि साथ साथ में एक सोर्स ऑफ इनकम भी चाहते हैं बच्चे, क्योंकि आजकल की जो कंपटीशन लेवल है इतना ज़्यादा है कि कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है। तैयारी कर रहे हैं, ये फिक्स नहीं है कि आप सेलेक्ट हो ही जाएं। बिल्कुल। तो एक सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर वो अपने साथ लेकर चलते हैं, या फिर कहीं जॉब में रहते हैं। तो मैं एक बार चाहूँगा आप उन सभी बच्चों को एक बार ये चीज़ बताएं कि क्या कोई भी ऐसा एस्पिरेंट साथ में जॉब करते हुए भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है? क्या तैयारी कर सकता है वो? अंदर से जज्बा कितना है उसका, ये उस पर डिपेंड करता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपने 3 घंटे एक्स्ट्रा भी दे सकता हूँ। मान के नहीं चलना है कि तैयारी करना है, बस ठान के चलना है कि बस तैयारी करना है। उसको लगना ही नहीं चाहिए को तैयारी कर रहा है। ही मस्ट एंजॉय इट। उसको लगना चाहिए कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ तो शायद मैं अपने फ्री टाइम में करता। सर के पास, जैसे सर ने अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर किया, और सर ने जैसे आप सभी को बताया भी, उस टाइम पर 2G रेयरली होता था। 2G 3G बहुत बाद में आया, 4G 5G तो अब आपके फेज़ में आपको देखने को मिल रहा है। उस टाइम पर सर के पास एक कीपैड फ़ोन होता था। उस कीपैड फ़ोन का यूज़ करके सर ने अपनी तैयारी को कितने बेहतरीन तरीके से किया। और सिर्फ मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पास ज़रूरी है कि रिसोर्सेस हों तभी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। आपको कोई भी संसाधन सिर्फ आपकी सफलता को नहीं चॉइस कर सकती। अगर आपको सच में तैयारी करनी है और सच में आपको अपनी सफल मंजिल तक पहुंचना है, मेरे प्यारे साथियों, आपको अंदर जज्बे की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जज्बा लेकर आना पड़ेगा। आपको चीज़ों को मान कर नहीं चलना है, आपको चीज़ों को ठान कर चलना है। भाई करना है तो करना है, बस एक माइंड में ये चीज़, करना है तो करना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसको कर रहे हैं, 5-5, 6-6 साल तैयारी करते जा रहे हैं और फिर पता चल रहा है कि वो जो एक युवा अवस्था, जो आपका एक मेन फेज़, एक आपका जो गोल्डन पीरियड होता है, आपने उसमें इतना ज़्यादा समय दे दिया है कि अब आपके पास ना वो तैयारी के बाद एक वो मंजिल है और ना फिर वो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है। तो साथियों, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए, अपने सब्जेक्ट को मैनेज कीजिए, आप अपने डेस्टिनी को मैनेज कीजिए कि आपको कहाँ तक पहुँचना है और इसका क्या एक सही तरीका हो सकता है। आप ज़्यादा रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में भरोसा मत रखिए। जिससे भी पढ़ाई कीजिए, जिस भी टीचर से पढ़ाई कीजिए, स्टिक रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर आप ये मत कीजिए कि अरे इनसे भी पढ़ लो, 2 दिन उनसे पढ़ लिया, 4 दिन उनसे पढ़ लिया। ये आपको, जैसे सर ने बताया भी, कि आपको स्टिक रहना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। और उम्मीद आशा करता हूँ कि आपकी तरफ से हमारे सभी बच्चों को, सभी एस्पिरेंट्स को काफ़ी हेल्प मिली होगी और ऐसे ही एपिसोड्स आप सभी के बीच लेकर आते रहेंगे। आप सभी मेरे प्यारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।